ठीक है, लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बोर पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, सेम एज रदरफोर्ड, ओके, एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय द कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, mv square by r is equal to 1/4 pi epsilon naught z square by r square. First postulate. Second postulate, electrons are not revolving around in random orbits, they will revolve only in specific orbits which are called as stationary or stable orbits, right? ठीक है, in this orbit what is the advantage? You do not emit any energy, electron will not give out any energy in such orbits. Where are these orbits formed? They will be formed where angular momentum of electron is a multiple of, integral multiple of h upon 2 pi. Okay, angular momentum formula क्या है, mvr और I ओमेगा, यहाँ पे we are using mvr because of इलेक्ट्रॉन इन वेलोसिटी v रेडियस r से है, तो ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे व्हेन आई टीच यू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट। ओके, तो पोस्टुलेट नंबर 2, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught z स्क्वायर बाय r स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, mvr इज इक्वल टू nh upon 2 pi। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 3 या थर्ड पोस्टुलेट यू कैन से कि ही सेड कि इलेक्ट्रॉन विल emit एनर्जी only when it transitions from higher to lower orbit. We are going to use this अभी डेरिवेशन के लिए। ओके, कि इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा है तो क्या होगा कि जो हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, एग्जांपल 10 जूल से 8 जूल पे आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा 2 जूल्स था उसके पास वो उसको लूज करना पड़ेगा, तो वो लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एक लाइट का वेव निकलेगा वहां पर, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन वी नो इट इज hc by lambda, एंड दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी व्हिच इज En minus Ep। ठीक है, ओके, तो दिस 3 पोस्टुलेट्स का 2 पोस्टुलेट्स वी यूज्ड टू गेट रेडियस एंड वेलोसिटी, है ना, हमने वो 2 यूज किया था लास्ट टाइम। देखो मैंने कुछ नहीं किया था इसमें कि दोनों पोस्टुलेट को लिखा था, एंड जस्ट यहाँ सेकंड से वी गॉट v का वैल्यू, सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट वन यू गेट r, एंड वंस यू गेट r you substitute back in the third relation you get the value of v. So we had got all of this formula, okay, it is just substitution, okay, we need this formula, this also अभी डेरिवेशन के लिए। तो 2 फॉर्मूला काम का है अपना, एक रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे which is n square by z, ठीक है, h square epsilon naught pi m e square, ये वाला एक फॉर्मूला यूज करेंगे, and then second formula would be this v वाला फॉर्मूला, z upon n e square to h epsilon naught, okay, because see last lecture में I did only radius and velocity, right, we did not discuss about energy, okay। अच्छा, also I told you कि just because with the use of radius and velocity there are couple of more formulas you can derive, there are couple of more stuff they can ask you, okay। First was effective value of current, moving electron is like current, है ना, it's like a current carrying conductor, okay। तो उसने क्या किया कि बोला कि देखो ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से घूम रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग लूप, ठीक है, जिसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, राइट। और मुझे अगर करंट का वैल्यू चाहिए तो कैसे मिलेगा, इट इज ऑलवेज चार्ज अपॉन टाइम, इजंट इट। और टाइम को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, टाइम मैंने बोला कि एक सर्कल के लिए हाउ मच टाइम इट टेक्स, वो टाइम ले लेते हैं, है ना। तो एक सर्कल के लिए हाउ मच टाइम इट टेक्स, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, ठीक है। तो आई गेट द वैल्यू ऑफ आई एस ev अपॉन 2 pi r। यहाँ पे देखो e पता है हमको, 2 पता है, pi भी पता है, कांस्टेंट है ये सब, ओके। v and r फॉर्मूला वी गॉट जस्ट नाउ, वी कैन सब्स्टिट्यूट एंड गेट द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। सम पीपल राइट करंट एज चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी आल्सो, ओके, बिकॉज 1 अपॉन टाइम इज फ्रीक्वेंसी। एनी क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है ये सब चीज, ओके। और भी बहुत सारे फॉर्मूले, जिसे अगर सिर्फ टाइम पूछा तो भी हम निकाल सकते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछा तो भी हम निकाल सकते हैं, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा तो भी हम निकाल सकते हैं, ओके। तो ऑल ऑफ दिस फॉर्मूला विल डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ v एंड r, ठीक है, ओके। एंड लास्टली आई गिव यू 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूले, ओके। आई सेड कि दिस इज पार्ट ऑफ एक्चुअली मैग्नेटिज्म, ओके, बट यहाँ पे अभी सब बता देते हैं इन केस यू एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट फॉर्मूला वाज कि इफ यू हैव करंट कैरिंग वायर इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड देयर इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल। अगर एक करंट कैरिंग वायर है उसके सेंटर पे हमको फील्ड चाहिए, तो वो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, म्यू 0 I अपॉन 2r, दैट्स द फॉर्मूला, ओके। म्यू 0 इज अ कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट है, वैसे मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट म्यू 0 होता है, समझा, ठीक है। तो उसका वैल्यू भी लिखा था मैंने 4 pi × 10⁻⁷। I का वैल्यू यहाँ से निकाल ले सकते हैं हम लोग, और R तो पता ही है हमको। तो बेसिकली वी कैन गेट B का फॉर्मूला ओनली इफ दे आस्क यू, यू शुड नो दिस फॉर्मूला, ओके। वी विल एनी विच वेज लर्न दिस इन बायो-सावर्ट्स लॉ, तब पढ़ेंगे वहां पर। अगर अभी पूछा तो तुमको दे दिया फॉर्मूला। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक मोमेंट का, जैसे यू मस्ट हैव लर्नड अपने केमिस्ट्री में, ठीक है, वो डाइपोल मोमेंट ऐसा म्यू करके सिंबल यूज करते हो तुम लोग, ठीक है। तो वैसा डाइपोल मोमेंट वगैरह कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिज्म में भी, समझा क्या। वहां पे जो फॉर्मूला आता है डाइपोल मोमेंट का, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फॉर्मूला है करंट इनटू एरिया, ओके। तो करंट का वैल्यू हमको पता है ev अपॉन 2 pi r, एरिया इज दिस एरिया कवर्ड, तो पाई r स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, ठीक है।
तो यू विल गेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, विच इज EVR अपॉन 2. Okay, these two concepts are purely magnetism का concept, ठीक है. But in case if you encounter questions like this, I think you should be able to do the formula only. Okay, formula ही पूछेंगे या उसके related ही कुछ पूछेंगे, ज़्यादा कुछ tough पूछेंगे नहीं अभी फिलहाल तो. Any questions? यहाँ तक we did. Okay, तो I did not derive energy of electron. Let's do that derivation because that is asked in your boards also. कर लेते हैं. आ जाओ. So we have to derive energy of electron in a Bohr orbit or any orbit, you can say Bohr orbit, because it's a Bohr theory, so we tend to call it Bohr orbit. Okay. Now you look at this diagram. You have a nucleus plus Ze charge है उसका. Okay. इलेक्ट्रॉन जो है वो v velocity से घूम रहे हैं. Correct. So now see one thing is for sure when I talk about energy, okay, definitely क्या बोलते हैं इसके पास kinetic energy तो है because velocity है ना, तो electron has kinetic energy, that we understand, ठीक है. Do you think this electron will also have potential energy? Do you think it has to have potential energy also? ठीक है, देखो velocity है तो kinetic energy तो है ना, ठीक है. Potential energy भी है क्या, मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे को, क्यों आएगा, कहाँ से आएगा potential energy? वेरी नाइस, ठीक है. तो व्हाट ही सेइंग इज कि रिमेंबर मैंने पढ़ा था कि इफ योर टू चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो वी डिड टू फॉर्मूले. वन वी डिड फोर्स का फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. कहाँ पे किया था ये, अभी किया था रिसेंटली रुदरफोर्ड वाले में, ठीक है. फिर बोला कि फोर्स तो है दोनों के बीच में, पर देयर इज आल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. व्हेनेवर यू हैव टू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो क्या होता है, द मोमेंट यू रिलीज probably they will attract or repel depending on nature of charges. तो मतलब immediately you release there has to be some kinetic energy in the system, right? तो kinetic energy कहाँ से आ रहा है, potential energy से आ रहा है, हम बोलते हैं. तो when you are holding two charges at a distance r, there has to be potential energy and the value would be 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r. ठीक है, तो this is important. Again we will do this in electrostatics. ठीक है. So yes, so we have actually, if I see the diagram, I realize that this is positive charge, so this is negative charge, this is positive charge, and they have distance between them as r. So two charges separated by some distance, right? तो ये सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी भी होना चाहिए. समझ में आएगा, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, वेलोसिटी भी है तो काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा. सो आई शुड से दैट देयर आर टू एनर्जीज, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. समझ आया क्या, ठीक है. लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस वैल्यू. काइनेटिक तो बहुत इजी है. ओके, कैसे करेंगे, what is the formula, half m v square, isn't it? What is m, किसका मास है ये, इलेक्ट्रॉन का. ओके, we are finding energy of electron, half m v का formula you take from the derivation, okay, from here. yes, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, z by n e square 2h epsilon naught, है ना. आ जाओ, z by n e square 2h epsilon naught, correct. उसका square I have to do. What do I get? See, I get z square upon n square. Okay, m e square का square तो e raised to 4 चलेगा, upon मैंने n square ले लिया है, ठीक है. This is 2 का square 4 into 2 8 है ना, and then h square epsilon naught square. This is my key. This is making sense? कुछ नहीं किया मैंने, पीछे से वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया और डाल दिया यहाँ पर, और कुछ नहीं किया, ठीक है. ओके, इनफैक्ट ये वैल्यू हमको याद हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते. नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी, अभी बताया. इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2. एंड इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि बोलते हैं इफ यू आर डीलिंग विद स्केलर क्वांटिटीज यू हैव टू पुट द साइन एज वेल, है ना. ओके, तो वी हैव टू पुट द साइन नाउ बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव. ओके, तो आई विल पुट Q1 इज ZE न्यूक्लियस का चार्ज, ओके, इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन r, ठीक है ना. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r का वैल्यू यहाँ से ले लो, ठीक है, फ्रॉम द डेरिवेशन. ओके, तो थोड़ा वियर्ड वैल्यू है. इट इज n स्क्वायर बाय z h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर. ओके फाइन, ठीक है, यू विल हैव टू टेल मी. ओके, लिसन टू मी, मुझे पता है कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है. यू विल गेट एग्जैक्टली
और फाइनल आउटपुट आई नो विल गेट एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है, बट देयर विल बी माइनस एंड यहाँ पे 4. समझ में आ गया? मुझे पता है यही आने वाला है, मतलब सेम ही आएगा, खाली 8 के जगह पे 4 रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. बट देखते हैं आता है क्या, सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई नो द रिजल्ट पहले से ही. ओके, एंड देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक आल्सो, फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है, z माइनस जेड ई स्क्वायर, आर का क्या दूंगा डिनोमिनेटर में वे टू पुट ना, ठीक है, पहले एन स्क्वायर एन स्क्वायर जेड, जेड तो जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, एंड देन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन हाँ पाई एम ई स्क्वायर. बस यही है. देखो अभी देखो सी पाई पाई बाय बाय है ना, ठीक है, ये माइनस साइन है यहाँ पर. ओके, देखो क्या मिल रहा है अपने को, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर मैच हो गया, ठीक है, माइनस साइन मैंने बोला था माइनस साइन भी आएगा, ठीक है, इनटू मैंने बोला देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इंस्टेड ऑफ 8 विल हैव 4, देखो 4 है ना, ठीक है, एंड देन देखो एच स्क्वायर एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, करेक्ट, सेम, खाली 8 का 4 हो गया, ठीक है, एंड सी एम ई स्क्वायर ई रेज़ टू 4. समझ रहा है? इनफैक्ट वी नो इट एज अ फॉर्मूला दैट शायद केमिस्ट्री में किया है कि नहीं, इफ दिस इज x, दिस इज माइनस 2x. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 joules, यू कैन टेल मी दैट पोटेंशियल एनर्जी माइनस 20. देख लो, इफ यू मल्टीप्लाई माइनस 2 इसके अंदर क्या मिलेगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई करो इसमें क्या मिलेगा, माइनस 2 करो मल्टीप्लाई तो माइनस 2 4 था. समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इफ दिस इज x, काइनेटिक एनर्जी का x मान लूं मैं, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज माइनस 2x. तो इफ दे गिव मी काइनेटिक एनर्जी आई कैन फाइंड पोटेंशियल, या उल्टा इफ दे गिव मी पोटेंशियल आई कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी आल्सो. एनी क्वेश्चंस? बोलो, व्हाट इज द क्वेश्चन? यू मल्टीप्लाई ना, इसमें माइनस 2 मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू गेट? इफ यू मल्टीप्लाई माइनस 2 इसके व्हाट यू गेट? यू गेट द सेम. दैट्स व्हाई ना, yeah, because I got it ना. See, if I compare these two guys, ठीक है, what I realize कि if I multiply minus 2 इसके अंदर I get this result. So I can say that if this is x, it has to be minus 2x. Yes. Yeah. Negative sign indicates that electron is bounded to the nucleus. ठीक है ना? We have to supply positive energy to escape. इसको बोलते हैं हम लोग ionization energy, है ना? ठीक है. तो exactly positive energy है तो what will happen? It will escape. I'll talk about it. Okay. In fact, the total energy of the electron has to be negative also, because the electron is bonded to the atom. और वो मिलेगा भी, कैसे मिलेगा देखो, तुमने अभी बोला ना हमको, ठीक है, कि this is x, this is minus 2x, तो ऐड करने पे क्या मिलने वाला है? माइनस एक्स. तो आई नो टोटल एनर्जी भी माइनस एक्स, तो आई जस्ट राइट इट हियर, ठीक है, कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ऐसे लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू माइनस एक्स ना, तो यही वैल्यू को नेगेटिव करना है, तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर m e raised to 4 8 h square epsilon naught square. समझा? And you know this is constant mass of electron, charge of electron, Planck's constant, permittivity of free space. If you solve this, you get the formula. You know this formula actually. 13.6 electron volt. That's the formula. समझ आया क्या? Look at the energy. Is it negative? It indicates that electron is bounded to that nucleus. मतलब इसका मतलब ये भी है कि exactly equal positive energy दे दिया, that becomes an ionization energy. So I can say that ionization energy will be simply negative of total energy. Simple. उतना ही पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएगा. मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर हाइड्रोजन, तो Z will be 1. इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट, तो N will be 1. तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी कितना है? माइनस 13.6. उसको प्लस 13.6 दे दिया तो फर्स्ट ऑर्बिट छोड़ के चला जाएगा. मतलब कहते हैं इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री नाउ. समझा? वो एटम को छोड़ देगा. समझ में आया क्या? एटम को छोड़ दिया मतलब अभी आयन बन गया ना, तब बिकॉज नेगेटिव हैज गॉन, तब व्हाट इज लेफ्ट इज पॉजिटिव. समझा? तो इसलिए वी कैन कॉल इसका आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो. एनी क्वेश्चंस एनीवन टू गेट दिस कॉन्सेप्ट? इजी है ना? ठीक है, पॉज करो, लिख लो फटाफट. Now see, the best part about Bohr, I told you last time, कि it lies between quantum world and classical world, isn't it? ठीक है. Now Bohr का we have one postulate is electron is revolving around nucleus. That is common sense actually. Classical world में if you are revolving around something, then there has to be some centripetal force. और यहाँ पे there is only one force which can give it, which is Coulomb's force.
तो वहां पे इतना कुछ प्रूफ का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। बट सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट केम, ओके। वी विल टॉक अबाउट थर्ड पोस्टुलेट नाउ, ओके। सेकंड के बारे में बाद में आते हैं। थर्ड पोस्टुलेट में व्हाट ही इज सेइंग कि इलेक्ट्रॉन विल एमिट एनर्जी ओनली व्हेन क्या इट इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, राइट, ठीक है। एक्चुअली उसका वैलिडेशन कहाँ पे बताया क्या, इन रिडबर्ग का फॉर्मूला। So we'll see that, we'll see Rydberg का formula and then we'll see how Bohr is also correct in his own way, okay. Rydberg was a experimental physicist, okay, just like your Hertz, okay. उसने क्या किया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया स्पेक्ट्रोमीटर में, okay. बहुत ही स्मार्ट साइंटिस्ट था। नॉट ओनली ही टोल्ड अस कि चलो ये तो थोड़ा कॉमन सेंस है कि ऑब्जर्वेशन समझ में आता है, व्हेन यू ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम ऑब्वियसली वी आर गेटिंग लाइन स्पेक्ट्रम, दैट इज व्हाट ही ऑब्जर्व्ड आल्सो, ओके। तो ही टोल्ड कि भाई हमने ऑब्जर्व किया तो हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। पर उसने क्या किया पता है क्या, he studied all those lines which are coming out of a hydrogen, okay, and then he found a common pattern उसमें, okay, and he was smart enough to give you a formula for that. मतलब for example if you are able to see 2 4 6 8 you can see the formula with 2n, है ना। ऐसे 3 5 मिल रहा है तो हम बोलते हैं फॉर्मूला क्या है 2n + 1। तो ऐसा कुछ उसने उतना ही was smart enough कि कैटेगराइज किया उसने सबको, ठीक है। और कैटेगराइज करने के बाद he was able to give formula also. Now this formula is observation based, इसको बोलते हैं empirical formula, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है ये करेक्ट ही होगा, बिकॉज ऑब्जर्व जो किया उसका ही फॉर्मूला बना दिया बस, समझा। तो इसमें कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है अपने को, प्रूफ इज द एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ, अगले पॉइंट, ठीक है। तो व्हाट ही सेड कि मुझे जो क्या बोलते हैं लाइंस मिल रहे हैं, ब्रॉडली आई कैन क्लासिफाई इनटू 5 सीरीज बेस्ड ऑन द पीपल हु आर ऑब्जर्विंग इट, ओके, ठीक है। जो उसके साथ में काम कर रहे थे उनके नाम रखे उन्होंने। तो उसने पहला जो सीरीज का नाम उसने दिया लाइमन सीरीज, फिर सेकंड बाल्मर पार्शियन ब्रैकेट पीफन, वी हैव हर्ड दिस नेम, ओके। लाइमन सीरीज मतलब वो लाइंस थे जो यूवी रीजन में दिख रहे थे, अल्ट्रावायलेट, समझा क्या, ठीक है। इनकी जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, ठीक है। देन बाल्मर सीरीज वो सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाइंस दिख रहे हैं, मतलब देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद वी हैव पार्शियन इंफ्रारेड के लाइंस, ठीक है, और ब्रैकेट भी इंफ्रारेड और पीफन भी इंफ्रारेड, तो ये पूरा इंफ्रारेड सीरीज के लाइंस है, ठीक है। नियर इंफ्रारेड मतलब इट इज थोड़ा क्लोजर टू विजिबल रीजन, फार इंफ्रारेड मतलब इट्स थोड़ा क्लोजर टू योर रेडियो वेव्स, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, ओके। तो ये स्पेक्ट्रम ऐसे दिखता है हमको। फिर उसने क्या बोला कि अगर तुमको कोई भी कैटेगरी का लाइन चाहिए, ओके, तो यू कैन यूज माय जनरल फॉर्मूला व्हिच इज दिस कि 1/λ, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड, इज r into 1/p² minus 1/n². I think chemistry में you study as n1 n2, okay, so I have put p and n, I'll tell you why later, समझ में आएगा, ठीक है। तो उसने बोला p का जो वैल्यू है वो तुम्हारे सीरीज पे डिपेंड करता है कि तुमको कौन से सीरीज का लाइन चाहिए, ओके। इफ यू वांट लाइमन, ठीक है, यू शुड टेक p का वैल्यू एज 1, इफ यू वांट बार्बर का लाइन टेक इट 2 एंड पार्शियल के लिए 3 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो p का वैल्यू विल डिपेंड ऑन कि कौन सा सीरीज का लाइन चाहिए। इफ आई वांट यूवी रीजन का लाइन, लाइमन का लाइन, तो आई विल टेक p का वैल्यू एज 1 ऑलवेज, ठीक है। इफ आई वांट टू सी विजिबल रीजन में कौन से लाइंस दिखने वाले तो मुझे हमेशा p का वैल्यू 2 लेना है, समझ में आएगा। एंड देन ही सेड n का वैल्यू जो है वो उसका वैल्यू क्या रहेगा, इट्स ऑलवेज p + 1 टू इंफिनिटी, बिकॉज एक सीरीज में बहुत सारे लाइंस है ना, ठीक है। तो पहला लाइन चाहिए तो p + 1, दूसरा लाइन चाहिए तो p + 2, ठीक है। तो ऐसे n का वैल्यू विल चेंज एग्जांपल, ठीक है। फॉर लाइमन सीरीज p इज फिक्स्ड 1, n विल बी व्हाट, इट इज ऑलवेज फ्रॉम p + 1, मतलब 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, सारे लाइंस मिल जाएगा तुमको। सेम गोस फॉर बाल्मर पार्शियल पीरियड पीफन, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ये फॉर्मूला से दे दिया और यही बताया कि r का वैल्यू क्या है, इट इज 1.09 10 to the power 7, और आई प्रेफर टू रिमेंबर दिस वैल्यू, एक्चुअली ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, ओके। वैल्यू 1/r का वैल्यू याद रखो, ज्यादा काम का है, ठीक है। 1/r इज एक्चुअली 911.6 अप्रोक्सीमेटली, ओके। वी कैन टेक इसको 912, तो आई प्रेफर दिस वैल्यू मोर, 912 ले लो, कैलकुलेशन सा इजी पड़ जाता है, समझा। तो 1/r का वैल्यू क्यों काम का, आई टेल यू। फॉर एग्जांपल इफ दे आस्क मी कि लाइमन सीरीज का पहला लाइन बताओ, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज चाहिए मुझे अगर, तो व्हाट शुड आई डू, लाइमन वर्ड यूज किया मतलब p का वैल्यू शुड बी 1, समझ में आ गया। फर्स्ट लाइन मतलब n का पहला वैल्यू है, n का वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम p + 1, राइट, तो 2 से शुरू होगा, तो आई विल टेक n का वैल्यू एज 2। इफ दे वुड हैव आस्क्ड मी लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, आई वुड हैव सेड आई विल टेक n एज इंफिनिटी, समझा ना, ठीक है। अब देखो मैंने सॉल्व भी किया एक्चुअली यहाँ पर तुमको दिखाने के लिए कि फर्स्ट लाइन पूछा तो फॉर एग्जांपल फाइंड द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो वी विल टेक p का वैल्यू एज 1 बिकॉज़ लाइमन एंड फर्स्ट लाइन बोला, इसलिए आई विल टेक n का वैल्यू एज इमीडिएट नेक्स्ट वैल्यू व्हिच इज 2। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे 1/p² minus 1/n², ओके, इसलिए 1 - 1/4 which will be 3/4, ठीक है। दैट भी तो 1/λ will be 3/4r, ऐसा मिलेगा। अब लैम्डा चाहिए तो रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो 4/3r हो जाएगा वो। एंड देखो यहाँ पे मुझे 1/r की वैल्यू चाहिए, समझ में आना, इसलिए मुझे 1/r का वैल्यू पड़ा, क्योंकि लैम्डा जो है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r ना, तो हमेशा दे विल आस्क यू वेवलेंथ, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेबल मतलब डिनोमिनेटर में 1/r आ ही जाएगा, इसलिए ये वैल्यू याद रखो। तो आई जस्ट सब्स्टिट्यूटेड 1/r as 912 एंगस्ट्रॉम, सॉल्व इट, यू गेट 1216,
So with this formula you can find any wavelength, मतलब लास्ट लाइन निकाल लो, फर्स्ट लाइन निकालो, सेकंड लाइन निकालो, थर्ड लाइन निकालो, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि P और N का वैल्यू क्या लेना है, बस समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल इज आस्क मी गिव मी फोर्थ लाइन ऑफ लेट्स से ब्रैकेट सीरीज, तो व्हाट डू यू डू? अब जैसे द मोमेंट यू हियर वर्ड ब्रैकेट तो P क्या होना चाहिए? ठीक है, P का ब्रैकेट बोला ना, तो लाइमन बाल्मर पास्टल ब्रैकेट, P शुड बी 4. समझ में आया क्या? अब क्या बोल रहा है, कौन सा लाइन? उसका भी फोर्थ लाइन. तो फर्स्ट लाइन एन, देखो फर्स्ट लाइन आएगा 5 के लिए, सेकंड लाइन आएगा 6 के लिए, थर्ड लाइन आएगा 7 के लिए, तो 8. तो आई विल टेक 4 and 8. Look at that. That is the fourth line. Is it making sense? For bracket, if they ask me fourth line, तो first line कब मिलेगा? 5, n equal to 5 के लिए, right? फिर because n has to be always more than p, ठीक है? तो 5, 6, 7 and 8th one. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Is it making sense to you what I'm doing? And then you put in the formula. You just don't need to know 1/r is 912. You will get the answer. जैसे मैंने वहाँ solve किया. समझ में आया क्या? ठीक है. तो this is a very nice formula and everything is good. Okay. जो Rydberg है उसने स्पेक्ट्रम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया, फॉर्मूला भी दे दिया. तो एक किसी को कोई भी लाइन चाहिए तो आराम से इससे निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. बट द यू नो व्हाट आई फील इज मिसिंग यहाँ पे है कि ना वी डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड द एटम दैट वी आर गेटिंग दिस लाइन. फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नहीं पता कि P का वैल्यू N का वैल्यू P+1 में होना चाहिए, P-1 क्यों नहीं? ठीक है. ऐसा क्यों यहाँ पे P का वैल्यू 4 है और N का वैल्यू 5 है, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? समझ में आ रहा? तो वो रीजन समझ में नहीं आता अपने को. ठीक है. आंसर मिल रहा है बट लॉजिक क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है इसमें. पॉइंट. ठीक है. एंड दैट इज अंडरस्टूड वेरी ब्यूटीफुली इफ यू अंडरस्टैंड बोर थियरी. समझा? बोर के फॉर्मूला से भी ये फॉर्मूला अपन डिराइव कर सकते हैं. समझा? ये प्रैक्टिकली प्रूवन फॉर्मूला है. ठीक है. अगर भोर से भी फॉर्मूला मिल सकता है तो इसका मतलब क्या है, भोर भी राइट है. तो इट काइंड ऑफ वैलिडेट्स बोर थ्योरी. समझा? नॉट ओनली भोर वैलिडेट्स हिज थ्योरी विद दिस फॉर्मूला. ठीक है. ही आल्सो एक्सप्लेन, ही गिव्स यू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग इनसाइड द एटम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई n हैज टू बी मोर देन p एंड थिंग्स लाइक दैट. समझ में आ रहा है? तो विल सी दैट, देख लेते हैं. ओके. और ये फॉर्मूला हमको पूछ भी लेते हैं, सम्स तो पूछते ही हैं तुम्हारे एग्जाम्स में. ठीक है. बट डेरिवेशन कैन आल्सो बी आस्क्ड, तो आई विल डू दैट डेरिवेशन फॉर यू. ये क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, वी हैव टू गेट द Rydberg's फॉर्मूला यूजिंग बोर थ्योरी. तो देखो कैसे करते हैं हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, इफ यू गो बैक टू योर बोर थ्योरी, तो बोर ने क्या बोला है कि भाई वेवलेंथ तभी निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, है ना. व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है, इट हैज टू लूज एनर्जी एंड दैट लॉस्ट एनर्जी इज नथिंग बट द वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड. तो स्पेक्ट्रोमीटर में जो दिख रहा है वो ये लैम्डा है. दिस व्हाट यू सी. समझा क्या? And we know that कि hc by lambda energy of photon released should be equal to difference of energy between the higher and the lower orbit. चलेगा? बराबर है, ये किया था हमने. ठीक है. ओके. नाउ अभी जस्ट वी हैव गॉट कि एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस z² अपॉन n स्क्वायर 13.6 eV. वी गॉट दिस फॉर्मूला जस्ट नाउ कि कोई भी nth ऑर्बिट में अगर एनर्जी चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज कर लो. ठीक है. और ये nth ऑर्बिट, n क्या यहाँ पे ऑर्बिट नंबर है. ठीक है. ऐसे मुझे pth ऑर्बिट का चाहिए तो क्या करूं मैं, खाली ऑर्बिट नंबर चेंज कर दो. इंस्टेड ऑफ n आई विल पुट p, तो आई विल गेट EPS माइनस z² अपॉन p स्क्वायर 13.6 eV. इज इट मेकिंग सेंस टू यू? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. अब सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या मिलता है. तो आई से देयरफॉर hc by lambda is equal to, let's put the values, minus z² upon n square 13.6 eV minus z² upon p square 13.6 eV. What are the things that we can take common? We can take z² बाहर, we can take 13.6 बाहर, है ना. And then you have यहाँ पे minus और minus will become plus, तो plus p square and then minus n square. समझ में आ रहा है क्या? Okay. Any questions here till this step? Now see. छोटा करते हैं. Now look at this. Okay, I'll take this HC नीचे. Okay, so I'll get 1 upon lambda as z² 13.6 eV upon h into c into 1 upon p square minus 1 upon n square. Now if you solve this value, okay, ये 13.6 eV है, इसको हम लोग जूल्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. h प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. व्हाट आई गेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Rydberg's कांस्टेंट, which means the formula that I will get is 1 upon lambda
इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर 1/p² माइनस 1/n², है ना. And then we are looking for hydrogen. ठीक है, तो for hydrogen what is the value of Z? 1. So I'll get 1/λ is equal to R 1/p² minus 1. So we can get the same formula which Rydberg got using Bohr theory also, है ना. I think this is more general. You can use this formula for hydrogen like family. जैसे बोला lithium plus plus ऐसे कुछ पूछा तो Z का वैल्यू चेंज करते जाओ, है ना. Z can be changed. So I think this is more universal. So we can use this formula for other sums also. अच्छा, बट द बेस्ट थिंग इट्स नॉट जस्ट अ फॉर्मूला. ओके, फॉर्मूला तो मिल गया अपने को, ठीक है, बट पता है क्या समझ में आता है यहाँ पे कि P जो है इन केस ऑफ बोर P रिप्रेजेंट्स द लोअर ऑर्बिट और N रिप्रेजेंट्स द हायर ऑर्बिट. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला में है ये P जो रिप्रेजेंट करता है वो लोअर ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है और N मतलब हायर ऑर्बिट, राइट. अगर मैं बोलूँ P का वैल्यू 1 है, जैसे बोला लाइमन सीरीज में P का वैल्यू 1 बोला था उसने, राइट, और N का वैल्यू कैन बी 2 3 4 एंड सो ऑन. समझा, ऐसे ही बोला ना उसने. क्यों बोला, रीजन देखो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन अगर 1, तो व्हेन आई से लाइमन सीरीज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द ट्रांजिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट. तो अगर फर्स्ट में आना है तो कहां से आ सकते हो, ऊपर से नीचे आ सकते हो ना. नीचे से ऊपर जाओ तो एनर्जी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है ना. यू आर सीइंग एमिशन स्पेक्ट्रम, राइट. तो ऊपर से नीचे तो 1 पे आना है तो ऊपर क्या है 2 3 4 5, राइट. तो वो देखो ये बनाया. तो ऑल द ट्रांजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज एक्चुअली लाइमन सीरीज. समझ में, इसीलिए n हैज टू बी मोर देन p बिकॉज ऊपर से नीचे आना है. समझा. ऐसे ही इफ आई टॉक अबाउट बाल्मर सीरीज, तो व्हाट इज बाल्मर सीरीज? इज बेसिकली ऑल द ट्रांजिशन ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, मतलब बिकॉज़ p हैज टू बी 2, मतलब 2 पे आगे गिरना है, राइट. तो 3 से 2 पे आ सकते हो, 4 से 2 पे आ सकते हो. तो इसलिए क्या बोलते हैं, n हैज टू बी ऑलवेज मोर देन p का वैल्यू. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. तो लाइमन सीरीज इज नथिंग बट ऑल द ट्रांजिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट. बाल्मर सीरीज ट्रांजिशन ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, पार्टीशन थर्ड ऑर्बिट ब्रैकेट 4 p फंड एंड सो ऑन. समझ में आया, ठीक है. इज इट मेकिंग सेंस गाइस? अच्छा, एक चीज और समझना है अपने को, ये तो समझ में आई है. नाउ समटाइम्स दे आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस, दे आस्क यू कि फाइंड H अल्फा लाइन या H बीटा लाइन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग, ठीक है. तो जब H अल्फा H बीटा बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या लगता है, हमको ऐसा लगता है कि शायद लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है. व्हेन दे टॉक अबाउट H अल्फा H बीटा, इट्स ऑलवेज द बाल्मर सीरीज, बिकॉज यू रिमेंबर बाल्मर सीरीज वाज क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन में था. तो देखने में सबसे पहले ये आया ना, तो इसलिए H अल्फा H बीटा इसके लाइन से H गामा. समझा. तो H अल्फा मतलब क्या हो रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, ठीक है. तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, P का वैल्यू लेंगे 2, N का वैल्यू लेंगे 3. समझा. H बीटा बोल रहे हैं तो क्या होगा, अगेन P शुड बी 2 बिकॉज लाइमन सीरीज, N शुड बी 4. समझ में आया ना. सेकंड बेसिकली H अल्फा इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, H बीटा इज सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, H gamma is third line and so on. इसलिए हमको P का वैल्यू इज फिक्स्ड, N का वैल्यू इज 3 4 5. Is it making sense? Any questions here? Are you getting this point? ठीक है. तो when they talk about H alpha H beta H gamma, ऐसा इसमें कुछ पूछा अगर ढूंढने के लिए बोला है तो don't go into the mode की it is the Lyman series. They talk about Balmer series. समझ में आया क्या? ठीक है. Because visible region के जो पहले लाइंस दिखे उसका नाम दिया आपने H alpha H beta H gamma. समझ आया क्या? ठीक है. That is point number 2. ठीक है. तो लुक एट दिस डायग्राम, मतलब दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम. और बोर्ड्स में ये बनवाते हैं तुमसे, ठीक है. दे हैव आस्क्ड दिस 2 मार्क्स 3 मार्क्स का बहुत बार पूछ चुके हैं. तो आई जस्ट टेल यू व्हाट इज एनर्जी लेवल. कुछ नहीं है और ये N1 N2 N3 N4 N5 ऐसा बना कर रखा हुआ है, ठीक है. लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली. एज आई एम गोइंग अप द गैप इज रिड्यूसिंग विद द बिटवीन द ऑर्बिट्स. देखो पहले वाले और सेकंड में कितना बड़ा गैप दिया है, फिर गैप और कम किया, फिर गैप और कम किया, ऐसे मैं गैप रिड्यूस करते जा रहा हूँ. समझा. क्यों रिड्यूस कर रहा हूँ, बिकॉज वैल्यू बता रहा है. देखो if I want, this is N1, first orbit. Okay, what is the energy of electron in the first orbit? I have to use this formula, right? है ना. तो Z1 because हाइड्रोजन N1 लिया तो 13.6 मिलेगा, ठीक है. if I N2 में एनर्जी कितना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है. Z तो 1 ही है, यहाँ पे लिखेंगे 2 तो 4, तो 13.6 will divide by 4, so we'll get this minus 3.4. You keep doing this, first 5 का रट्टा होना चाहिए तुम्हारे. You should know values of first 5. minus 13.6 3.4 1.51 नेगेटिव है, मैंने लिखा नहीं एक्चुअली. 1.51 0.85 0.54. यू शुड नो ऑल द फर्स्ट फाइव ऑर्बिट्स का डेटा पता होना चाहिए, ठीक है. दिस इज यूजफुल, कैलकुलेशन तो फास्ट रहता है इससे. 13.6 3.4 देन 1.51 0.85 एंड देन 0.54. यस, ठीक है. आई गेट द पॉइंट. अच्छा, दैट इज वन थिंग. सेकंड, वन मोर थिंग आई हैव शोन यहाँ पे.
देखो ऊपर से नीचे आया तो एनर्जी रिलीज हो रही है और उसका वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आपने लिख लिया है, ठीक है। हमको कभी कभी ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मतलब नीचे से ऊपर जाना है तो कितना एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट जाना है तो हाउ मच एनर्जी आई हैव टू एब्जॉर्ब, ठीक है, या कितना एनर्जी देना पड़ेगा, इट इज 10.2। कैसे निकाला, सबट्रैक्ट कर लो, दोनों को मिल जाएगा, समझा ना। ऐसे ही अगर फर्स्ट से थर्ड जाना है तो सबट्रैक्ट दीस टू वैल्यूज, यू विल गेट द वैल्यू एज 12.09, ठीक है। तो 10.2 12.09, ठीक है। 1 to 2 1 to 3 1 to 4 is 12.75 and 1 to 5 is 13.06। ये 5 वैल्यू भी याद रखना, 4 वैल्यू भी पता होना चाहिए, समझा क्या। स्पेशली ये 2 तो पता ही होना चाहिए, मतलब, ठीक है, ओके। 10.2 एंड 12.09 बाकी भी एक्चुअली पता होना चाहिए फॉर एडवांस, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, समझ में आएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज लोअर टू हायर का ट्रांजिशन में इतना चाहिए। ये मैंने ऑर्बिट लेवल ये नहीं बनाना होता है, जब अगर एनर्जी लेवल डायग्राम पूछा है तो एक्सेप्ट दिस एवरीथिंग यू हैव टू शो क्या बोलते हैं, लाइमन बाल्मर पार्शियल सीरीज लाइक दिस, टू शो द एनर्जी लेवल का वैल्यूज एंड द ऑर्बिट नंबर्स। क्वेश्चंस समझ में आया क्या, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, गॉट दिस पार्ट, ठीक है। पॉज दिस वीडियो एंड राइट। See, one more thing we should notice here is that look at this part. Okay, in the derivation, 13.6 electron volt upon Hc का value is R, right? Can we say that कि 13.6 eV को we can write as RHc, है ना? Which means that formula भी general formula है ना, En का, जो यहाँ पे भी लिखा है, देखो यहाँ पर, ठीक है, कि En is minus z square upon n square। 13.6 लिखते हैं हम लोग, ठीक है, we can write इसको RHc also, ठीक है। तो this is also you should know the formula. This is the formula for energy of electron in any nth orbit using Rydberg का formula, ठीक है। समझ आया क्या? तो ऐसा RHc लिखा तो भी समझ जाओगी, इट्स फाइन, मतलब बिकॉज 13.6 इज ऑल्सो RHc, इट मेकिंग सेंस। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, आई थिंक इट्स अ बोर्ड्स का क्वेश्चन, ठीक है, कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सम 3.4 व्हाटएवर दे सब, दे गिव सम वैल्यू ऑफ En, ओके, दे गिव यू क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ Z and N आल्सो, एंड दे आस्क्ड यू गिव मी Rydberg का वैल्यू, R का वैल्यू पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो तुमको E दिया था और ZN दिया था, एंड दे आस्क्ड यू R का वैल्यू, तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला एज वेल। तो इफ दे गिव यू एनर्जी, हाउ टू गेट R, दिस इज द रिलेशन दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, चलेगा, ठीक है। तो यू विल राइट दिस लेटर, ओके, लेट्स गो अहेड। तो when you look at the Rydberg का formula and then when you look at Bohr का formula, then you understand कि yes, Bohr complies with Rydberg का formula, which means कि the third postulate is pretty much proved, मतलब pretty much validated, ठीक है। But second postulate में हमें discuss नहीं किया था। If you remember, second postulate was this कि angular momentum of electron L is equal to NH upon 2 pi, है ना। या we can say that कि MVR is equal to NH upon 2 pi। But ये कैसे सोचा इसके बारे में, ऐसे बोला कि मतलब एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज हो सकता है ना। एंगुलर मोमेंटम इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, कैसे उसको क्वांटाइज पैकेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब h upon 2 pi, 2h upon 2 pi, 3h upon 2 pi। तो हाउ डिड ही थिंक थ्रू इट? तो लॉजिक इज वेरी सिंपल, इट्स बेस्ड ऑन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, ओके। तो व्हाट बोर थॉट कि इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट, राइट, स्टेशनरी, और वी कॉल इट स्टेबल ऑर्बिट्स। एंड व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ दिस ऑर्बिट्स, कि यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू गिव आउट एनर्जी इफ इट इज ट्रैवलिंग या इट इज ऑर्बिटिंग इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट, है ना। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, ओके। तो वो सोचा कैसे उसने ना, इमेजिन किया स्टेशनरी वेव के कॉन्सेप्ट को, ओके। इफ यू गो टू वेव्स, स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था उसमें, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव में क्या पढ़ा था आपने, कि इट वाज लाइक दिस, कि लेट्स से इफ यू हैव अ स्ट्रिंग, ओके, अटैच्ड बाय टू एंड्स, तो क्या होता है उसमें वी यूज्ड टू हैव ना लूप्स यूज्ड टू फॉर्म एन ए एन, है ना, ठीक है। या वी कैन हैव सिचुएशन लाइक दिस कि दिस इज द फर्स्ट मोड इफ यू रिमेंबर, देन सेकंड मोड एंड सो ऑन, राइट। तो इवन इन स्टेशनरी वेव्स इफ यू गो बैक, तो वी डिड दिस कि यहाँ पे पार्टिकल्स आर जस्ट वाइब्रेटिंग अबाउट द सेम मीन पोजीशन, पार्टिकल्स आर नॉट ट्रैवलिंग हियर। ये जैसे ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसी एनर्जी पे वाइब्रेट करता रहेगा फॉर एवर, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। इट्स नॉट गिविंग आउट टू, जैसे प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेव, राइट नाउ द वेव लुक्स लाइक दिस,
थोड़े टाइम के बाद वेव ऐसे हो जाएगा, राइट, थोड़ा टाइम के बाद वेव ऐसे हो जाएगा, मतलब कुछ देर के बाद द वेव विल ट्रैवल एंड विल बी समवेयर हियर, ठीक है। तो पार्टिकल्स यहाँ पे पार्टिकल 1 2 3 4 इज देयर, तो पार्टिकल विल गिव एनर्जी टू सब्सिक्वेंट पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होता है इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, समझा। इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव्स these particles they do not transmit their energy, whatever energy they have वो एनर्जी से वाइब्रेट करते रहते हैं बस, करेक्ट। तो याद है क्या आपने को? तो स्टेशनरी वेव वो सिचुएशन है जहां पे पार्टिकल्स डू नॉट ट्रांसमिट और गिव आउट देयर एनर्जी टू एनीवन एल्स, दे कीप द एनर्जी टू देमसेल्व्स एंड वही एनर्जी से दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग, है कि नहीं। तो बोर ने क्या इमेजिन किया, जब अभी डी ब्रोग्ली थ्योरी वी डिड, राइट, कि इवन पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक वेव्स, ठीक है। दिस इज अ टिपिकल वेव बिहेवियर, जहां पे क्या बोलते हैं स्टेशनरी वेव बना दिया तो पार्टिकल का एनर्जी सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो उसने ये इमेजिन किया शायद इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है। ही इमेजिन दैट और इमेजिन्ड इलेक्ट्रॉन्स टू बिहेव लाइक स्टेशनरी वेव्स। तो उसने क्या सोचा कि जैसे क्या बोलते हैं दो पॉइंट्स के बीच में स्टेशनरी वेव फॉर्म हुआ है, ऐसे ही एक पर्टिकुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन भी स्टक हो जाता है, मतलब प्रॉब्ली या तो इट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, ऐसे, मतलब इट इज पॉसिबल दैट इफ आई हैव 2 पॉइंट्स तो इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो फॉर्म स्टेशनरी वेव्स लाइक दिस, मतलब वो उसी पाथ में टू एंड फ्रो करते रहेगा और वो पाथ से बाहर निकलेगा ही नहीं और वही एनर्जी में घूमते रहेगा। मतलब वो अगर ऑर्बिट के सेंस में देखो तो ऐसे दिखना चाहिए, इट विल बी दिस, इफ आई हैव ऑर्बिट इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग ऐसा कुछ, ओके ऐसे, मतलब एक वेव सेकेंड वेव, तो ऐसे स्टक हो जा रहा है, ऐसे वेव के साथ ट्रैवल कर रहा है, या आई कैन मेक 3 वेव्स आल्सो, ऐसा कुछ, एक, ठीक है, दिस इज 1 वेव, सेकेंड वेव, है ना, एंड देन 3rd वेव, तो ऐसे समझ में आ रहा है क्या। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेट स्टक, इलेक्ट्रॉन इज काइंड ऑफ स्टक इन दिस पाथ, स्टक मतलब स्टेशनरी जैसा बिहेव कर रहा है, समझा। इफ यू कैन हैव मोर वेव्स आल्सो, मतलब देखते हैं बनता है क्या, ना क्या, कितने हो गए, 1 2 3 4, ऐसे थोड़ा गंदा डायग्राम है बट आई होप यू कैन इमेजिन, ओके। तो यहाँ पे इफ यू हैव पाथ लाइक दिस, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ गेट स्टक हो जाता है, मतलब, है ना, ठीक है। तो दिस इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग। बेसिकली इज ट्रैप्ड इन दिस पाथ जस्ट लाइक स्टेशनरी वेव्स, समझ में आ रहा है क्या। एंड इफ यू रिमेंबर स्टेशनरी वेव में क्या होता है कि जो पाथ लेंथ है इट वाज यूज्ड टू बी n लैम्डा, है ना, l इज इक्वल टू, कैसे कहते थे यहाँ पे अगर l इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, बिकॉज डिस्टेंस टू नोड्स इज लैम्डा बाई 2, यहाँ पे अगर l इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इन जनरल पाथ लेंथ यूज्ड टू बी n लैम्डा बाई 2, यू रिमेंबर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम लोग n लैम्डा बाई 2 डाल रहे थे, वैसे कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक अटक जाना है या मतलब ट्रैप हो जाना है, ठीक है, सो दैट इट कांस्टेंटली रिवॉल्व द सेम एनर्जी, समथिंग लाइक दिस शुड हैपन। सी इफ यू नोटिस प्रॉपर्ली यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक ऑर्बिट में 2 वेव्स है, तो आई कैन से दैट 2 पाई r इज इक्वल टू 2 वेवलेंथ, तो 2 लैम्डा लेंथ, 2 वेवलेंथ के बराबर एक ऑर्बिट है कि नहीं, ठीक है, ओके। यहाँ पे यू सी कि एक, यहाँ पे 3 वेवलेंथ्स आर फॉर्म्ड इन वन ऑर्बिट, राइट, तो आई कैन से यहाँ पे 2 पाई r इज इक्वल टू 3 लैम्डा लिख सकते हैं, करेक्ट, isn't it, ठीक है। और यहाँ पे if you see, तो यहाँ पे we have 2 pi r is equal to how much? Circumference is equal to 4 wavelengths, ठीक है। तो I can say in general for electron to be trapped, can we say that कि 2 pi r has to be what? n lambda। अगर ऐसा रिलेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी जैसा बिहेव करेगा, समझा। दिस इज कंडीशन फॉर फॉर्मिंग स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्बिट्स फॉर इलेक्ट्रॉन, समझा, समझ में आया क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब सर्कमफेरेंस इज मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ तब ऐसा डायग्राम बनेगा, डू यू एग्री और नॉट, ठीक है। एंड ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक स्टेशनरी वेव्स एंड दे गेट स्टक, ओके, व्हाटएवर एनर्जी दे हैव वही एनर्जी पे वो घूमते रहेंगे, बस, समझ आया क्या, ठीक है। एंड व्हाट वी कैन डू इज, अभी देखो, इफ दिस इज ट्रू देन वी कैन राइट लाइक दिस, सी आई कैन से अकॉर्डिंग टू डी ब्रोग्ली, okay, what was the formula for lambda? It was h upon p, if you remember, and we can write h upon p. P is what? Momentum.
उसको mv लिख सकते हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, therefore 2 pi r should be n lambda के प्लेस में put h upon mv, correct. Now what you do is you take 2 pi in the denominator and mv in the numerator, ठीक है। तो what I get, क्या मिलेगा, mvr is equal to nh upon 2 pi, see, ठीक है। तो basically this quantization behavior comes from the fact that electrons are behaving like a wave, ठीक है। तो dual nature of matter we can see in this, समझा, समझ में आ रहा है कि आंसर। तो मैटर का डुअल नेचर जो है वो कहीं ना कहीं क्वांटाइजेशन से, क्वांटम थ्योरी के साथ रिलेटेड है, समझा क्या, ठीक है। तो दिस एक्चुअली द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर व्हिच वाज mvr इक्वल टू nh upon 2 pi it is in line with the de Broglie hypothesis which was proven right, if you remember we did DNG experiment for it, याद है क्या, पहले क्या बोलते हैं, de Broglie hypothesis आया कि nature loves symmetry and lambda is h upon p, then he gave all the formulae for electron, for proton and all those things, then we said whether it is right or not, how to check, ठीक है। we did DNG experiment where electron was diffracted, तो DNG ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स डू बिहेव लाइक वेव्स, हेंस उस थ्योरी वाज प्रूव्ड। तो ये जो पोस्टुलेट है था, देखने में mvr को h upon लुक्स वेरी रैंडम, ओके, बट इन रियलिटी इट इज रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिहेविंग लाइक अ वेव, समझा। एंड व्हिच इज, एंड जो फार्मूला आ रहा है वो डी ब्रॉगली के साथ मैच भी कर रहा है, समझ में आया क्या। तो जब भी तुमको बोलते हैं कि सेकंड पोस्टुलेट बताओ तो इट इज ऑलवेज mvr इक्वल टू h upon 2 pi, बट उसका कंडीशन क्या है, कंडीशन सेकंड पोस्टुलेट ट्रू होना कंडीशन क्या है कि जो सर्कमफरेंस ऑफ ऑर्बिट है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए, तभी सेकंड पोस्टुलेट ट्रू होगा, समझा। तो दिस इज क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेशनरी वेव इन ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग भी बोलते हैं अपन उसको, समझ में आ रहा है क्या। एनी क्वेश्चंस एनीवन, पक्का, ठीक है। तो विल राइट दिस लेटर, बट आई होप यू गॉट द कांसेप्ट हियर, okay. We can make good advanced problems based on this concept also. I'll share 1 or 2 problems with you guys later, okay. तो आगे बढ़ते हैं, तो this is where atoms get over. थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पार्ट कर लेते हैं, we'll do little bit of X-ray production. Actually it is removed, but हमको थोड़ा पता होना चाहिए because we can have questions which is based on X-ray production, not exactly X-ray production, but based on that we can have questions, okay. So you should understand बहुत simple सा process है, okay. There is a tube, special tube called as Coolidge ray tube, okay. जो कूलिज से बनाया, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें देयर इज अ फिलामेंट व्हिच कैन बी हीटेड विद अ बैटरी, ओके। दिस फिलामेंट F इज अ हाई डेंसिटी मेटल, ओके। मोस्टली टंगस्टन यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग मोस्टली, ओके। अब जब हीट करेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, राइट, इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन, ओके। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होता है, बट वो रैंडमली एमिट होते हैं, तो थोड़ा उसको एनर्जी देने के लिए और थोड़ा कॉलीमेटर, उसका एक बीम बनाने के लिए वी यूज अ कॉलीमेटर, ओके। और दिस कॉलीमेटर में एक बैटरी इज कनेक्टेड which is थोड़ा हाई वोल्टेज, ओके। तो ये वोल्टेज का वैल्यू हमको पता होता है, लेट्स कॉल दिस वोल्टेज एज सम V, ये वोल्टेज V पता होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बिकॉज़ ये वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, समझा गया। एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर देन बॉम्बार्डेड ऑन दिस हाई मेटल डेंसिटी मेटल, मोस्टली मॉलिब्डेनम होता है या टंगस्टन, वो भी कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही हिट करेंगे तो क्या होगा कि अंडरस्टैंड ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स दे कैरी एनर्जी, कितना एनर्जी विल बी इलेक्ट्रॉन्स का सम E into V, where E is charge of electron and V is the voltage that you provide, समझा। अभी पूरा एनर्जी लेके जाके डायरेक्टली हिट कर रहा है मेटल के सरफेस को, तो क्या होता है, क्या होगा, तुमको क्या लगता है क्या होना चाहिए। जैसे कार एंड इट हिट्स अ वॉल, व्हाट विल हैपन, कार डिफॉर्म हो जाएगा, वॉल टूट सकता है, साउंड निकलेगा, हीट निकलेगा, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो एनर्जी विल गेट डेसिपेटेड, राइट, इट विल कन्वर्ट टू अदर फॉर्म्स, समझ में आ रहा है क्या। बिकॉज तुमने काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दिया ना, 100 जूल लेके आया था उसको जीरो कर दिया, तो जीरो कहीं जाएगा ना, मतलब समझ आ रहेगा। तो एनर्जी विल कन्वर्ट टू अदर फॉर्म्स। सिमिलरली व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज डिसेलरेटेड, मतलब हमने इसको रुका दिया, डिसेलरेट कर दिया, तो एनर्जी विल कन्वर्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज पर आवर थियरी ऑफ मैक्सवेल, है ना। तुमने वो एनर्जी कहाँ जाता है, चलते एक्सरे में कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आएगा। एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि बहुत कम एनर्जी एक्सरे में जाता है, 99% एनर्जी तो वेस्ट जाता है इन हीट, मतलब मोस्ट ऑफ द एनर्जी विल गेट वेस्टेड ओनली, ठीक है। वेरी स्मॉल पार्ट, ठीक है, विल गेट कन्वर्टेड टू एक्सरे, समझा। इसलिए यू कैन सी देयर सम कूलिंग मैकेनिज्म हियर, तो जितना एनर्जी आ सब तो हीट में जा रहा है, थोड़ा सा एनर्जी विल कन्वर्ट टू एक्सरे, समझ में आ रहा है। बट जो भी है अपने को एक्सरे मिलता है ऐसे, ठीक है। तो हाउ आर एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर bombarded on metal of high density, ठीक है, then the electrons get decelerated and that energy is converted to X-rays. Any questions? Any questions? अगर मैं कंटिन्यूसली बॉम्बार्डिंग चालू रखूंगा तो मुझे कंटिन्यूसली एक्सरे मिलना चाहिए, बराबर। तो व्हेन आई ड्रॉ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, तो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक, ठीक है। ऐसा उसको ग्राफ मिलता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सम मिनिमम वेवलेंथ एंड देन कंटिन्यूसली एनर्जी निकल रहा है, पर बीच में आई सी सम पीक्स आल्सो, डू यू रिमेंबर, वैसा पीक्स में तो वहां भी दिखाया था इन लाइन स्पेक्ट्रम, बोला कि चल रहा है
बीच में एक एक पीक दिख रहा है, तो ग्राफ बिकम्स लाइक दिस इजंट इट? ठीक है, तो ऐसा ही सिमिलर ग्राफ इसी की भाई, ठीक है, कंटिन्यूअसली एक्सरे मिल भी रहा है, साथ में गेट सम पॉइंट्स आल्सो, दोस आर आल्सो एक्सरेज ओनली, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है, और जो कंटिन्यूअसली मिल रहा है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। समझ में आया क्या? ओके, और आई कॉल इट पिकाचू ग्राफ बिकॉज ऐसा पिकाचू जैसा निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है उसका बाहर, ठीक है, पर समझो मतलब कि यहाँ पर दो टाइप के ग्राफ का समझना क्या है कि दो टाइप का एक्सरे मिल रहा है, एक कंटिन्यूअस एक्सरे मिल रहा है और एक जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो भी एक्सरे ही है बट उसका थोड़ा अलग कैरेक्टरिस्टिक, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट। ओके, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, इस बाद में इसके पर आते हैं, ठीक है। सी कंटिन्यूअस एक्सरे क्यों मिल रहा है? बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, योर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स are continuously hitting the surface, right? Hitting the target metal, इसको target बोलते हैं हम लोग, and they lose energy since this process is continuously happening, ठीक है, and they lose energy continuously in the form of X-ray, which is what I taught you भी थोड़ी देर पहले, ठीक है, which is not surprising, okay, ठीक है। और उसका हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, उसके पास एनर्जी था ईवी का, और वही एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है एक्सरे के फोटोन में। एक्सरे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जस्ट लाइक लाइट, ठीक है, तो उसका जो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, राइट, तो ऐसे ही बोलेंगे एक्सरे मेड अप एक्सरे फोटॉन्स, ठीक है, ओके, तो इसका जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन शुड बी व्हाट, hc by lambda, because h nu और hc by lambda, right, तो वी आर सेइंग ये ईवी कन्वर्ट हो गया hc by lambda में, ठीक है, तो फ्रॉम देयर वी कैन से कि नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गॉट कन्वर्ट टू एक्स-रे फोटोन, तो EV शुड बी इक्वल टू hc by lambda, ओके, तो विल गेट लैम्डा का वैल्यू hc upon EV। अब इसको बोलते हैं जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही तेरा वेवलेंथ कम हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम वेवलेंथ, इससे शुरू होता है तुम्हारा एक्सरे, इसको लैम्डा मिनिमम बोलते हैं अपन, या इसको बहुत लोग कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते हैं कि यहाँ से वेवलेंथ इधर इस वैल्यू से शुरू होगा तुम्हारा एक्सरे का वैल्यूज, मतलब एक्सरे का जो भी वेवलेंथ निकल रहा है वो, ठीक है, ओके, या कभी कभी दे आस्क यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो भी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग hc by lambda you can write h nu, तो you get फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एमिटेड, दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ एमिटेड, समझा क्या? ठीक है, तो दिस फॉर्मूला इज फॉर कंटिन्यूअस एक्सरे, इस वाले की बात करें, सी यू अंडरस्टैंड, इफ आई चेंज द वोल्टेज, अगर मैं वोल्टेज चेंज कर, जैसे अभी ग्राफ ऐसे मिल रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज चेंज करूंगा तो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो वैल्यूज है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, V पे, समझ में आ रहा है क्या? इसलिए वी कैन से दैट, अगर ऐसा बोला तो चलेगा, मतलब है जस्ट यूज डिफरेंट कलर, कि कंटिन्यूअस एक्सरे, पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 यू कैन राइट कि डिपेंड्स, द वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। समझा? ये सब क्वेश्चन पूछते हैं भाई, वोल्टेज चेंज किया तो किसको फर्क पड़ने वाला, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस एक्सरे को फर्क पड़ने वाला है। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये के अल्फा के बीटा ये सब क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स कहां से आए, ठीक है, तो ये कैसे आते हैं सुनो बताते हैं। कभी कभी जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आर हिटिंग योर मेटल टारगेट, राइट, ओके, तो व्हाट हैपेंस, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रेज या हीट एनर्जी, ठीक है, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स व्हाट दे विल डू, ये टारगेट एटम जो है उसका खुद का भी तो न्यूक्लियस है और उसके इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, उसका भी शेल्स है ना, तो इफ यू रिमेंबर शेल्स को हम लोग KLM ऐसा नाम देते हैं, ठीक है, तो वहां भी ऐसे शेल्स है, बताओ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसके शेल्स में, ठीक है, अभी K और L आर लोअर ऑर्बिट, लोअर शेल्स ना, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आके हिट करता है और जो लोअर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है उसको नॉकआउट कर देता है, तो यहाँ से आया हिट किया और इसका इलेक्ट्रॉन नॉकआउट, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्पेस खाली हो जाता है, मतलब ठीक है, देयर इज अ स्पेस एम्प्टी, मतलब यहाँ पे ऐसे एक जगह बन जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन उड़ गया, ये आया हिट किया इसको उड़ा दिया वहां से, ठीक है, अब उड़ा दिया तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या बोलते हैं स्पेस बच जाएगा, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे स्पेस खाली होता है तो ऊपर से कोई आगे नीचे जंप करता है, ठीक है, एंड व्हेनेवर दे जंप, जैसे के शेल में अगर इफ आई हैव एम्प्टी, के शेल में अगर एम्प्टी हो रहा है तो एल से जंप कर सकता है या एन से जंप कर सकता है, तो अगर इफ यू सी दिस इज लाइक अ लाइमन सीरीज है ना, ट्रांजिशन ऑन द फर्स्ट ऑर्बिट, राइट, ठीक है, तो इस लाइन को बोलते हैं अपन, इसको लाइमन सीरीज नहीं बोलते, के सीरीज बोलते हैं, ऑल द ट्रांजिशन ऑन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ के सीरीज हियर,
पहले लाइन को बोलते हैं के अल्फा, दूसरे वाले को बोलते हैं के बीटा। अगर 1 पे 2 से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बोले के अल्फा लाइन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और 3 से कोई आ रहा है तो बोले के बीटा लाइन से जाना है, समझा। तो ये के अल्फा के बीटा क्या है, दीज आर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है, दैट आर के अल्फा के बीटा। ऐसी वाली एल अल्फा एल बीटा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ने आके एल को उड़ा दिया तो एल में स्पेस बन जाएगा, तो कोई ऊपर से आके जंप करके इसमें कोई ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो ऑब्वियसली इट विल एमिट एनर्जी। इफ अगर एन से कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एल पे तो हम लोग बोलते हैं एल अल्फा लाइन रिलीज हो रहा है, और उसके ऊपर से कोई आ रहा है तो एल बीटा एंड सो ऑन। इज मेकिंग सेंस? तो के सीरीज एल सीरीज नथिंग बट योर लाइमन बार्बर जैसा, समझ में आएगा आंसर, ठीक है। तो ये केस के वाई लाइंस और एल वाई लाइंस तब आते हैं जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दे नॉक आउट द लोअर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टारगेट एटम एंड somebody has to jump from higher orbit to lower orbit to compensate for the lost electron, ठीक है। and when this happens energy is released and that energy is also X-ray। समझ में आया क्या? Energy is lost from within or the outer shell? आउटर शेल से लोअर शेल पे आएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस है तो ऊपर से नीचे आने वाला है, ठीक है, तो जो नीचे आएगा तो इट हैज टू लूज एनर्जी, तो दैट लॉस्ट एनर्जी इज नथिंग बट एक्स-रे फोटॉन। अभी आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा अगर, ठीक है, तो उसको कंपनसेट कौन करेगा, ठीक है ना। अभी के सीरीज एल सीरीज तो आ रहे, देखो अब सबसे आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकला तो कहां से हो जाएगा भरने के लिए इसको, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए लोअर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तब कॉम्पनसेशन होता है, ठीक है। तो इफ लोअर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, somebody from the higher orbit will come to compensate for it and then when it transitions it will release the X-ray photon, समझा ना। अगर तो these things will happen only when there is lower orbit में knockout, higher orbit में knockout होता है उसको fill कौन करेगा? तो we have ना, we are supplying it, ठीक है। you understand ना what is happening? There's a battery here, right, which is continuously bombarding the electrons. Few of them will knock out, समझा, वेरी फ्यू विल नॉक आउट एक्चुअली, बट जो है होता तो है, समझा ना। मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझो, ठीक है। इन द ग्राफ वी फाउंड 2 काइंड्स ऑफ एक्सरेज, वन इज कंटिन्यूअस एक्सरे, कंटिन्यूअस लाइन आ रहा है और बीच में कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, मतलब, ठीक है, दोनों ही एक्सरे ही है। तो ये वाला कैसे आया कि इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे हैं, लूज एनर्जी कर रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। ये वाला कैसे आया, कुछ इलेक्ट्रॉन जाके टारगेट के एटम के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया बाहर, ठीक है। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जब ऊपर से नीचे जंप करता है तो जो लाइन निकलती है वो अपने के सीरीज एल सीरीज है, समझ आया क्या? एनी क्वेश्चंस नाउ? ठीक है, तो आई कैन जस्ट राइट दैट पॉइंट आल्सो कि यहाँ पे क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का पॉइंट ये है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स may knock out lower orbit electrons of target atom, okay, and when this happens, ठीक है, तो electron from higher orbit jumps to lower orbit, releasing what? A X-ray photon। जैसे वो जम करता है एक फोटोन बाहर निकले, उससे उसको हम एक्सरे बोल रहे हैं, समझ आया क्या? ठीक है, इज इट मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एंड यू शुड अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कंटीन्यूअस ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ओके, तो ये जो देखो यहाँ पे के एल एम सीरीज है, ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, वी आर सेइंग के अल्फा के बीटा, है ना, यहाँ पे आया तो इसे एल अल्फा एल बीटा, राइट, दोस थिंग्स। के अल्फा का जो वेवलेंथ निकल के आ रहा है, ओके, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि कौन सा एटम है यहाँ पे। और मॉलिबेंडम है तो उसके एनर्जी लेवल्स की एनर्जी लेवल कुछ और रहेगी, और अगर क्या बोलते हैं इफ इट इज टंगस्टन, ठीक है, तो उसका एनर्जी लेवल कुछ और रहेगा, ठीक है। तो समझा, ये के अल्फा का वैल्यू इज फिक्स फॉर मॉलिबेंडम, ठीक है। बट टू चेंज दिस टू समथिंग एल्स आई हैव टू चेंज द मटेरियल इटसेल्फ। ना के अल्फा का वैल्यू समझ लो 2 आ रहा है फॉर एग्जांपल, मुझे उसको 3 या 4 करना है, तो वो चेंज कब हो सकता है? जब मटेरियल चेंज करो तब, समझा। तो हम बोलते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है वो तुम्हारे एक्सलेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, समझा, ठीक है। दीज पॉइंट्स विल चेंज ओनली इफ यू चेंज द मटेरियल टारगेट का। आई गेट द पॉइंट, तो आई जस्ट राइट दैट पॉइंट, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीन में लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये डिपेंड्स ऑन एक्सलेटिंग वोल्टेज, बट दिस डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ टारगेट। एनी क्वेश्चंस सो फार?
ये डिपेंडेंसी समझ में आना चाहिए अपने पास कि कंटिन्यूस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंटिन्यूस किस पर डिपेंड करता है और कैरेक्टरिस्टिक किस पर डिपेंड करता है. यस. X-rays are released from both, like the kinetic energy dissipating and also the Transition. reaction. या बोथ. ठीक है, तो बोथ, तो बिकॉज योर इलेक्ट्रॉन्स आर डूइंग द बोथ द एक्टिविटीज दे आर डूइंग, राइट. इफ यू लुक एट योर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर क्या बोलते हैं, लूजिंग एनर्जी ऑल्सो, एंड सम ऑफ देम विल नॉक आउट द लोअर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. तो दोज हु नॉक आउट द लोअर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स विल रिलीज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, एंड सम ऑफ जो एनर्जी लूज कर रहा है एक्सरे फोटोन में, तो वैसे दोनों साथ में ही हो रहा है. ठीक है, इट्स नॉट एक्सक्लूसिव नहीं है, इट्स ऑल साइमल्टेनियसली हैपनिंग. इज मेकिंग सेंस? समझ में आएगा? ठीक है, चलेगा. चलो ये समझ में आ गया. अगर तो मैं जस्ट यहाँ पे एक्चुअली के सीरीज के और एल के जस्ट पुट अ डायग्राम सो दैट यू. तो दिस इज अवर के शेल, एल शेल, एम शेल. एक और बना लेते हैं. एन. So if they talk about K series, basically this is K series. K series. And if they say L series, this is L series. है ना? ठीक है, this is K alpha, this is K beta, this is K gamma, and this is L alpha. L alpha, L beta. Okay. Now if I ask you कि एल गामा के लिए लोअर ऑर्बिट का नंबर क्या है? फास्ट फॉरवर्ड एल गामा. अगर एल गामा बोला तो व्हाट इज द लोअर ऑर्बिट? हाँ, जैसे एल बोला मतलब लोअर ऑर्बिट इज ऑलवेज फिक्स्ड, इट इज 2. एंड एल अल्फा बीटा गामा, तो पहला वाला 3 से आएगा अल्फा, दूसरा वाला 4 से और लास्ट वाला 5 से. तो हायर ऑर्बिट वुड बी 5. समझ में आया क्या? यू शुड अंडरस्टैंड कि लोअर का नंबर क्या होगा, हायर का नंबर क्या होगा. एनी क्वेश्चंस हियर? ये समझ में आया क्या? देखो एल गामा बोला अगर, के सीरीज, एल सीरीज. के सीरीज मतलब क्या है? ऑल ट्रांजिशंस ऑन द फर्स्ट ऑर्बिट. एल सीरीज में ऑल ट्रांजिशन ऑन द सेकंड ऑर्बिट. द मोमेंट आई से एल सीरीज, इसका मतलब लोअर ऑर्बिट इज फिक्स्ड, इट इज 2. ठीक है, अब एल अल्फा बीटा गामा ऐसे चल रहा है नंबरिंग. ठीक है, तो अल्फा वाला लाइन कब आएगा? 3 से 2 पे जंप करेगा तब. बीटा कब मिलेगा? 4 से 2. गामा कब मिलेगा? 5 से 2. तो इसलिए क्या बोलते हैं, लोअर ऑर्बिट इज 2 एंड हायर ऑर्बिट इज 5. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? ये क्यों बता रहा हूं? बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि सी व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड वेवलेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है और अपने को वेवलेंथ चाहिए. आई जस्ट रिमूव दिस स्लाइड. इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, वेवलेंथ चाहिए. ठीक है, तो कैसे करते हैं अपन? वी यूज्ड टू यूज रिडबर्ग का फॉर्मूला, राइट? 1/r, है ना? ये क्या था फॉर्मूला? रिडबर्ग का फॉर्मूला यूज करते हैं अपन. 1/r, 1 lambda is z square r, p square z square, right? This is the formula we use. That formula will not work here because Rydberg का formula is applicable only for hydrogen. ठीक है, मतलब बेसिकली लाइटर न्यूक्लिया है. और यहाँ पे यूज करें टंगस्टन, मोलिब्डेनम, तो वी यूज वेरी वेरी हेवी एलिमेंट्स, राइट? ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलता है. ठीक है, क्या चलता है? वी यूज मोस्टलीज लॉ यहाँ पे टू गेट द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. व्हाट इज मोस्टलीज लॉ? देखो, ठीक है, मोस्टली का लॉ क्या है? कुछ नहीं है, इट इज रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस b. ऐसे लिखते हैं हम लोग. अभी b क्या चीज बताता हूँ. z मतलब एटॉमिक नंबर, nu इज द फ्रीक्वेंसी. ओके, वी वांट कांस्टेंट, तो मैंने एक स्टेप एक्चुअली उड़ाया यहाँ पे, लिख देते हैं. ओके, तो वी कैन राइट nu इज इक्वल टू रूट ऑफ nu इज इक्वल टू, वी गेट अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो a लिख देते हैं z माइनस b. ठीक है, a को बोलते हैं हम लोग मोस्टली कांस्टेंट. समझ में आया क्या? b को हम लोग बोलते हैं यू नो b इज लाइक योर स्क्रीनिंग कांस्टेंट. मतलब कैसे आता था सुनो, लुक एट दिस फॉर्मूला. ओके, यहाँ पे देखो z स्क्वायर दिख रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे z स्क्वायर आएगा. देखो, इफ आई जस्ट कन्वर्ट इट स्क्वायर दिस, यू विल गेट nu इज इक्वल टू a स्क्वायर z माइनस b स्क्वायर. एंड nu इज फ्रीक्वेंसी, तो उसको c अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a स्क्वायर z माइनस b द होल स्क्वायर. c को नीचे लो, यू विल गेट दिस फॉर्मूला. ठीक है, ये और ये रिडबर्ग का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है. आई टेल यू हाउ. देखो, यहाँ पे z स्क्वायर है. ठीक है, यहाँ पे z माइनस b द होल स्क्वायर है. एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं z इफेक्टिव. डू हैव यू लर्न इन केमिस्ट्री कि जब एटम भारी होते जाता है, ठीक है, तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को उतना अट्रैक्शन नहीं मिलता. समझा ना? बोलने के लिए एटॉमिक नंबर 20 है, बट जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग बैठे हो क्लास में, ठीक है,
जो जैसा व्यू तुम लोग सेकंड और फर्स्ट बेंच को मिलता है लास्ट वाले को उतना नहीं मिलता। तो बोलने के लिए सीटिंग कैपेसिटी 20 है, ठीक है, पर सबको दिख रहेगा बराबर से नहीं। वैसा ही क्या होता है जेड का भी वैल्यू है, ठीक है, बोलने के लिए जेड का वैल्यू जो भी है 79 29, बट एग्जैक्टली वो इफेक्टिव नहीं होता वैल्यू। समझ में आएगा? यू हैव टू सबट्रैक्ट द स्क्रीनिंग इफेक्ट, समझा? तो दैट इज द सबट्रैक्शन हैपनिंग। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, तो इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं बहुत लोग, समझा? ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। के सीरीज के लिए इट इज 1, बी के लिए इट इज एल सीरीज के लिए 1.4 एंड सो ऑन। हम लोग को मोस्टली के ही पूछते हैं, तो बी का वैल्यू 1 याद रखो तो चलेगा, ठीक है, ओके, बिकॉज के का ही ट्रांजिशन पूछेंगे, एल पूछते नहीं अपने को, ठीक है। तो ये हो गया अपना जेड इफेक्टिव। तो मैं लिखता हूं उसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, समझ में आएगा? ठीक है, और ये इतना पूछेंगे तुमको मोस्टली व्हाट दे आस्क यू इज फाइंड द वैल्यू ऑफ मोस्टलीज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है बताएगा? जैसे कि फाइंड, आई विल गिव एग्जांपल, फाइंड मोस्टलीज कांस्टेंट फॉर लेट्स से एल बीटा लाइन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं सुनो, पहले तो क्या करना पड़ेगा, बोले ए निकालने का तरीका क्या है कि हम उसको कंपेयर करते हैं रिडबर्ग के फॉर्मूला से। बोलते हैं देखो जेड स्क्वायर और जेड माइनस बी स्क्वायर मैच हो गया, तो ये जो बाकी ए स्क्वायर बाई सी है इट शुड मैच विद दिस वैल्यू, ठीक है। तो उसको मैच करा के आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए एस रूट ऑफ आर सी अपॉन पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज पी? लोअर ऑर्बिट। व्हाट इज एन? हायर ऑर्बिट, ठीक है। नाउ यू टेल मी कि एल बीटा बोला है, तो बताओ लोअर ऑर्बिट क्या रहेगा, हायर ऑर्बिट क्या रहेगा, बताओ। एल बोला मतलब लोअर इज फिक्स्ड 2, ठीक है, बिकॉज के एल, ठीक है, 2 है ना। एल अल्फा विल बी व्हाट 3, एल बीटा विल बी व्हाट 4, ठीक है, मिल गया तुम्हारा ए का वैल्यू। तो ए इज रूट ऑफ आर इंटू सी 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, सॉल्व विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। दैट इज द मैक्सिमम दैट दे कैन आस्क यू। समझ में आएगा? पूछा तो वैसे तो ये सिलेबस से निकाल दिया है, ठीक है, बट वी डिड इट एनी विच वेज, ओके। बट इसमें मेन क्वेश्चंस क्या है तुमको बताना चाहिए, एडवांस के तो पता होना चाहिए, ठीक है। मेन चीज क्या बताना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब बॉम्बार्ड करते हैं, ठीक है, तो दो टाइप का एक्सरे मिलता है, एक कंटिन्यूस एक्सरे और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कंटिन्यूस मतलब क्या है, कंटिन्यूस एनर्जी लॉस हो रहा है तो कंटिन्यूस एक्सरे। कोई कोई क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जाके नॉकआउट करते हैं लोअर ऑर्बिट को, तो गेट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कंटिन्यूस एक्सरे विल डिपेंड ऑन द एक्सलेटिंग वोल्टेज, वी पे डिपेंड करता है, वो लैम्डा क्या होगा वो वी पे डिपेंड करता है, समझा? ये ग्राफ इधर से चालू हो रहा है कि इधर चालू हो रहा है, वी विल डिसाइड इट, ओके। एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड करता है मटेरियल पे, यू चेंज द मटेरियल तो व्हाट विल हैपन, के एल का जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाता है, उससे क्या होगा कि जो ट्रांजिशन एनर्जी वो भी चेंज हो जाएगी। एनी क्वेश्चंस एनीवन टू गेट दिस कॉन्सेप्ट? बस इनफ फॉर क्या हो रहा है।